नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। हमने छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स रिलीज़ किया है जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने पसंद किया है। इसी कड़ी में बहुत लोगों का डिमांड था कि सर आप राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी लेके आएँ, राष्ट्रीय समसामयिकी भी लेके आएँ। तो इस सीरीज़ में हम नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो कि सभी लोगों को सत्यमेव जयते जो भी कि भारत सरकार के टैग है, उसके तहत आप लोग को सहयोग हो और परीक्षा में पास करने में मदद मिले। तो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएँ, जो कि 1 मई से लेके 31 मई की सभी घटनाएँ को पूरी करने की कोशिश की गई है और इस वीडियो में आपको टॉप 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। 20 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से सॉर्ट आउट करके आपको देना था कि आपको टाइम बाउंड वो चीज़ें का बेनिफिट हो सके, 30 मिनट में आप मंथली करंट अफेयर्स कर पाएँ, ऐसा हमारा कोशिश है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में मिशन 25% अभियान मिशन 25% प्लस अभियान शुरू किया है? देखिए, आपको आंसर करना है। 4 राज्य हैं, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, ये एक बिहार का नक्शा है, बिहार राज्य का नक्शा है ना? तो ये बिहार राज्य ने मिशन 25% प्लस अभियान शुरू किया है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र से। ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि ये जो है एजुकेशन से रिलेटेड है। तो बिहार वो राज्य है। और हाँ, आंसर देने के अलावा मैं आपको इसको डिटेल करूँगा ताकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी पूछ ले, आपसे यह क्वेश्चन बन जाना चाहिए। बिहार सरकार ने छात्रों की शैक्षणिक सफलता को बढ़ाने के लिए मिशन 25% प्लस नामक अभियान शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि राज्य में बोर्ड परीक्षाओं के पासिंग प्रतिशत को 25% से अधिक बढ़ाया जाए। इस योजना में शिक्षकों को ट्रेनिंग, छात्रों को अतिरिक्त मार्गदर्शन, शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। जितना भी रिजल्ट आ रहा है उसका 25% इम्प्रूव करना है। उस इम्प्रूवमेंट के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, छात्रों को मार्गदर्शन दिया जाएगा, गाइडेंस दिया जाएगा और जो बुनियादी ढांचा है, जैसे लैबोरेटरी है, कंप्यूटर लैब है, इन सभी चीज़ों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कौन से राज्य है दोस्तों? बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। तो ये सभी जानकारी आपको एक ही करंट अफेयर्स में मिल जाएगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी का मार्केट कैप मतलब उसका जो वैल्यूएशन होता है मार्केट में, उसको बोलते हैं मार्केट कैप के आधार पर दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। सोचिए, पूरी दुनिया की 5वीं मूल्य, भारत की नहीं बोल रहे दोस्तों, कंपनी हमारी भारत की है और दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी, ये कोई और नहीं दोस्तों, ये टीसीएस है। कौन है? टीसीएस वो कंपनी है जो टाटा कम्युनिकेशन सर्विस सॉरी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर आपने एसएससी बैंकिंग का दिया होगा या सीयूईटी का दिया होगा या आईआईटी एनआईटी का दिया होगा, ऐसे एग्ज़ाम्स को टीसीएस कंडक्ट करती है। जो ऑनलाइन सेंटर होता है उसका जो आयोन डिजिटल, वहाँ पे कंडक्ट कर, उसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाने का भी काम करती है टीसीएस। इसको देख लेते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हाल ही में बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई है। यह भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता है। भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, और दुनिया की 5वीं। यह सॉफ्टवेयर सेवाएं, कंसल्टेंसी और बिजनेस सॉल्यूशन प्रदान करती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, 1968 से स्थापित है। वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं वो के कीर्तिवासन। क्लियर है दोस्तों? ये जो टाटा जो ग्रुप है ना, टाटा ग्रुप, उसके जो क्या है मतलब उसके समूह का एक कंपनी है। देखो यार, टाटा टी भी पीते हो, टाटा ट्रक भी चलाते हो, टाटा कार भी चलाते हो, तो ये सभी टाटा समूह की चीज़ें हैं, कंपनी अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी परियोजनाओं में कृत्रिम रेत, जो आर्टिफिशियल रेत है जो मानव के द्वारा बनाया जाएगा, को बढ़ावा देने की नीति शुरू की गई है? बताओ। देखो, कृत्रिम रेत बढ़ावा क्या है? रेत के खदान है, ठीक है, और रेत माफियाओं के द्वारा रेत को
बिना पैसा दिए ले जाया जाता है, जिससे सरकार को भी नुकसान होता है और जो प्राकृतिक रेत है वो भी खत्म हो रहा है। तो उसके लिए आर्टिफिशियल रेत सैंड की व्यवस्था की गई है और इसको बढ़ावा देने का काम कौन कर रहे हैं? महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। ये महाराष्ट्र का नक्शा है। मुंबई इसके एक किनारे में पड़ती है, जो किसकी राजधानी है? एक किनारे का मतलब है कि सी एरिया में पड़ती है, समुद्र किनारे पड़ती है। पढ़ लेते इसको। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक नई नीति लागू की है जिसमें सरकारी निर्माण कार्यों में कृत्रिम रेत को बढ़ावा दिया जाएगा। कुछ समय पहले एक और आदेश आया थे कि सरकारी बिल्डिंग्स में जब बनेगी तो लाल ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप सभी को पता है, कई साल पहले ये आया था। उसके जगह में कौन सी ईंटा प्रयोग किया जाएगा? काला ईंटा। काला ईंटा किससे बनता है बताइए? जो वो एस होता है ना, कोयला का एस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? जो बुरादा रहता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ उसको क्या बोलते हैं, है ना? मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। उससे बनता है काला ईंट। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना, नदी रेत पर निर्भरता कम करना या निर्माण क्षेत्र में स्थायित्व और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। ठीक है, क्लियर है? कृत्रिम रेत को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है भाई? प्राकृतिक रेत को संजो के रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको दोस्तों 30 मिनट में मैं टॉप 20 क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। टॉप 20 क्वेश्चन तो सिर्फ रहेंगे क्वेश्चन, लेकिन उसमें जो डिटेल दूंगा उससे आप आराम से 40-50 क्वेश्चन बना सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कैसे भी पूछे आप बना सकते हो। भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई? बताइए कौन से नंबर का अर्थव्यवस्था है भारत वर्तमान में? चौथी। इससे पहले 5वीं थी। तो किसको पीछा छोड़ दिया? अरे भाई जापान को। जापान के वो क्या है, राजधानी क्या है बताओ? टोक्यो है क्या? टोक्यो के कंफर्म करो तो। जापान की राजधानी टोक्यो है क्या? ठीक है, तो टोक्यो मतलब जापान को पीछे छोड़ करके भारत जो है चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अब चौथी के बाद तीसरा बनने वाला है। चौथी के बाद तीसरा बनने वाला है भाई। ठीक है, ध्यान देना है। जापान की मुद्रा येन है। जापान की मुद्रा क्या है? येन। और इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो। करेक्ट है ना? भारत जल्द ही जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बन जाएगा नहीं, बन गया। ठीक है, न्यूज़ नेशन की तरफ से या वीडियो या वो था, फोटो था, हमने जो लिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? बताइए। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट, जो भारत का नक्शा इस तरीके से है दोस्तों, मुझे थोड़ा बनाने तो नहीं आता, थोड़ा सा कमजोरी है इसमें। ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो वो है, इस तरफ एरिया को जो नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, यहाँ सिक्किम है, यहाँ इधर असम है, इधर अरुणाचल है, इधर त्रिपुरा है, इधर नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर है। ये वाले एरिया को बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो समिट हुआ वो कहाँ हुआ? ये दोस्तों नई दिल्ली में हुआ। ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड नहीं, तमिलनाडु नहीं, असम भी नहीं, कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। इसके तहत क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके, ताकि यहाँ पे उद्योग को बढ़ावा मिल सके। ऐसा प्रयास किया जा रहा है माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री। इसको पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। यह सम्मेलन पूर्वोत्तर भारत में निवेश बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। पूर्वोत्तर भारत मतलब नॉर्थ ईस्ट। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। यह राष्ट्रीय फैसलों का केंद्र है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने। मेन क्या है? रोजगार के अवसर को बढ़ाना और पूर्वोत्तर राज्यों का विकास करना सबसे बड़ा। इसका थीम देख लीजिए, इन्वेस्टर समिट 2025। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संस्थान ने भारत का पहला सौर चलित ड्रोन, जिसका नाम है सूर्यपंख, का विकास किया? बताइए। भारत का पहला सौर चलित ड्रोन। जो ड्रोन तो आप लोग आजकल जानते ही हो, शादी वादी में चलता ही है ना? उसी प्रकार से ड्रोन का यूटिलाइज बड़े बड़े स्तरों पे भी चलता है। आपको पता है कि ये पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध चला, उसमें भी ड्रोन का मदद लिया गया। ड्रोन से बम छोड़े जाते थे, ड्रोन से अटैक किए जाते थे। तो उसी प्रकार से अब आपको बताना है पहला सौर चलित ड्रोन। सौर मतलब सूर्य से चलने वाली, है ना, सोलर प्लेट से चलने वाली, जिसको हम डीजल पेट्रोल या अलग से सीएनजी नहीं देने वाले, उसका नाम है सूर्यपंख। कौन सी संस्था डेवलप की है? ये जो संस्था है वो आईआईटी दिल्ली है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली में क्या क्या पढ़ाई होती है भाई? बीटेक की पढ़ाई होती है, एमटेक की पढ़ाई होती है, एमए की पढ़ाई होती है, पीएचडी की पढ़ाई होती है, और भी अलग अलग कोर्स भी होते हैं। ठीक है, आप लोग आईआईटी के वेबसाइट में जाकर देख सकते हो।
आईआईटी द्वारा विकसित सूर्यपंख भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित ड्रोन है। यह लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसमें पर्यावरण के अनुकूल तकनीक का उपयोग किया गया है। पर्यावरण के अनुकूल तकनीक का प्रयोग किया गया, देखिए यह वही वाला ड्रोन है ना, सौर से चल रहा है, सौर ऊर्जा से चल रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस तो ठीक है, 5 जून को भारत में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को भारत में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। तो इस बार का पर्यावरण का थीम क्या था वो आपको बताना है। लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस जो कि राष्ट्रव्यापी अभियान है, उसका नाम क्या दिया गया था ये अभी वर्तमान में बताइए। अभी नाम दिया गया था एक राष्ट्र एक मिशन। हमारा एक राष्ट्र है, उसका एक मिशन क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें, प्लास्टिक मुक्त हो। जो आप लोग पॉलीथीन यूज़ करते हो, पानी बॉटल यूज़ करते हो, उसका जितना कम से कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसको पता है ना बायोडिग्रेडेशन होने में काफ़ी टाइम लगता है। उसी के ऊपर इस बार थीम रखा गया है। भारत सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है एक राष्ट्र एक मिशन। प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें, इस अभियान का उद्देश्य जन जागरूकता बढ़ावा और पर्यावरण की रक्षा करना है। क्लियर है? ये देखिए, ये प्लास्टिक कचरे को फेंकना उद्देश्य है हमारा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू दिवस नहीं बोल रहा है, निषेध लिखा हुआ है, मतलब उसका प्रयोग नहीं करना है। कब मनाया जाता है? आपके मई महीने के अंतिम दिवस में मनाया जाता है, इसको याद रखना है आप लोगों को। 31 मई को मनाया जाता है, मई महीने के अंतिम दिवस में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना। ठीक है, तंबाकू का क्या नुकसान है, कैंसर हो जाता है, गला खराब हो जाता है, जीभ खराब हो जाता है, दांत खराब हो जाते हैं, ये सारी चीज़ों को बताना है और उसके उपयोग को रोकना है। तंबाकू में सिर्फ तंबाकू नहीं आता जो चबाते हैं, उसके अलावा सिगरेट भी आता है, बीड़ी भी आता है। ठीक है, अतिरिक्त क्या जानकारी इसके पीछे? इस दिन की शुरुआत WHO ने वर्ष 1987 में किया है। WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके जो मुखिया हैं, ठीक है, उसका नाम आप लोगों को कोरोना काल के समय काफ़ी फेमस हो गया, तो उसका नाम बताओ तो क्या नाम है? हर वर्ष इस दिवस की विशेष थीम होती है। ठीक है, एक विशेष थीम होता है इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग पर समझौता किया है? आपको बताना है रक्षा क्षेत्र में सहयोग किया है कौन से देश के साथ। क्या होता है, कभी भी कोई देश युद्ध में जब भाग लेता है, युद्ध में कोई देश भाग लेना नहीं चाहता, लेकिन उसकी मजबूरी हो जाती है अपने सामान्य लोगों की रक्षा करना, या सैनिकों की रक्षा करना, या राजनयिकों की रक्षा करना, सभी लोग की रक्षा करना। उसमें कभी कभी क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो उसके लेके युद्ध में भाग लेना पड़ता है। उस समय ऐसे देश काम आते हैं। तो अभी हमने सैन्य या रक्षा सहयोग की साझेदारी की किस देश के साथ किया है? हमारा अन्य देशों के साथ लगातार है, जैसे रशिया के साथ हमारा लगातार बना रहता है। उसी प्रकार इस बार हमने सिंगापुर के साथ किया है। सिंगापुर के साथ किया है। सिंगापुर के साथ किन टर्म्स पे किया है उनको देख लीजिए। भारत और सिंगापुर के बीच लंबे समय से रक्षा सहयोग चला आ रहा है। हाल ही में दोनों देशों ने रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के लिए एक नया समझौता किया है। देखिए, लगभग देश के साथ समझौता होता है, लेकिन हर साल उसका रिव्यू करना जरूरी है। रिव्यू करने के बाद ही उसको नया मोड़ दिया जाता है, क्या कमी रह गई, क्या आगे बेहतर करना है, इसका निर्धारण किया जाता है। इसका उद्देश्य सैन्य अभ्यास, रक्षा तकनीक, रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना है। रणनीतिक मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो कि युद्ध के समय काफ़ी काम आता है। इसके अलावा जो जानकारी है वो है, भारत और सिंगापुर के बीच रक्षा सहयोग 1993 से चला आ रहा है। 1993। अब मुझे बताओ 1993 में किसका किसका डेट ऑफ बर्थ है? 1993 में किसका किसका डेट ऑफ बर्थ है जिसको 32 साल होने वाला है या हो गया है ना? और अभी भी हम पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, एक समय आएगा जिसमें हम सफलता हासिल करेंगे। निराश नहीं होना है। नर हो ना निराश करो, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। ठीक है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। आप नर हो, निराश नहीं करो। ठीक है, चलिए। दोनों देश मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास
कौन से चलाते हैं? सिम्बेक्स। ठीक है, सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास चलाया जाता है किसके किसके द्वारा? भारत और सिंगापुर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति की है? कौन से मिसाइल? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस पता है ना, रूस के साथ मिलकर बनाए थे हमने, रूस के साथ। ये दो नदियों के नाम पे बना है, दो नदियां हैं। ब्रह्म मतलब बताओ, ब्रह्मपुत्र, और मोस मतलब मॉस्को की नदी है। मॉस्को कहाँ? रशिया की नदी है मॉस्कोवा। मॉस्को, दो नदी मिलकर के इसका नाम दिया गया ब्रह्मोस। तो भारत और रूस के से टेक्नोलॉजी में इस मिसाइल को बनाया गया है। और इस बार इस मिसाइल की इतनी ताकत देखी गई है, हालांकि यूज़ तो नहीं की है, लेकिन इसको थल सेना, जल सेना और वायु सेना प्रयोग कर सकती है। और हम लोगों ने पाकिस्तान को डरा के रख दिया है। तो दोस्तों, इसकी आपूर्ति हम लोग बेचने वाले हैं किसको? वियतनाम को बेचने वाले हैं। वियतनाम को बेचने वाले ब्रह्मोस मिसाइल। भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल में से एक मानी जाती है। हाल ही में भारत ने फिलीपींस के साथ रक्षा सहयोग समझौता के तहत उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति की है। ठीक है, यह सौदा भारत की रक्षा निर्यात क्षमताओं को मजबूत करता है। जो देश जितना मिसाइल बेचता है उसके पास उतना पैसे आते हैं। देखो, अमेरिका जैसा देश है, मिसाइल बेच के, टेक्नोलॉजी बेच के, हवाई जहाज बेच के कितना पैसा कमा लिया है। ठीक वैसा ही भारत को बनना है और भारत को एक भरोसेमंद रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित करता है। समझ लो, भारत को जो मिसाइल है वहाँ की टेक्नोलॉजी पे लोग विश्वास कर रहे, दुनिया विश्वास कर रही है। आने वाले टाइम में जब आप DRDO में या फिर और भी रक्षा क्षेत्र में जाओगे, आप लोग हालांकि छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हो, लेकिन कोई भाई इसमें से इंजीनियर बन जाएगा अगर, है ना, तो ऐसे चीज़ें करने का मौका मिले तो जरूर कीजिए। अतिरिक्त जानकारी देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम दो नदियाँ भारत और ब्रह्मपुत्र की रूस की मॉस्कोवा नदी से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा। जल, थल, वायु तीनों माध्यम से इसको दागी जा सकती, चलाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, वाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक एक हमारे पहले जो राजनयिक रहे हैं और अभी वर्तमान में विदेश मंत्री रहे हैं। बताइए कमेंट बॉक्स में स्टॉप करके, कौन है हमारे विदेश मंत्री जो कि काफ़ी धाकड़ नेता माने जाते हैं? एस जयशंकर। एस जयशंकर की यह किताब है। पता है इनकी पत्नी का नाम क्या है? नाम तो नहीं पता, इनकी पत्नी जापान की है। जब ये IAS ऑफिसर बने थे और जब जापान पोस्टिंग में गए थे IAS बन के, तब वहाँ इन्हें प्रेम हुआ और जापान की जो लेडी है, जापान की जो लेडी, उनसे भी इन्होंने विवाह किया। तो इनका नाम क्या है? एस जयशंकर। ये देखिए फोटो में, राइट साइड में फोटो देखिए एस जयशंकर का। वाई भारत मैटर्स पुस्तक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में भारत की विदेश नीति, वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका और उभरते भारत की शक्ति को दर्शाता है। ठीक है, इन्होंने जो फील किया है मोदी सरकार में, मोदी कैबिनेट में विदेश मंत्री रहते हुए, उसके बारे में लिखा है। यह पुस्तक भारत की रणनीतिक सोच, वैश्विक राजनीति में भूमिका और भारत की प्राथमिकताओं को लेकर स्पष्ट दृष्टिकोण देती है। इतनी शानदार किताब है। UPSC वगैरह, अगर आप CGPSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इस किताब को मंगा लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए। आपके राइटिंग प्रैक्टिस में बेहतर यूज़ होगा। जितनी अच्छी किताब पढ़ेंगे, जितनी अच्छे ऑथर का किताब पढ़ेंगे, तो आपकी राइटिंग इम्प्रूव करेगा। अब यह किताब इंग्लिश में ही अवेलेबल है या हिंदी में अवेलेबल है, ये मुझे नहीं पता, आप लोग इसके स्टोर में पता कर सकते हैं। फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट 500, फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 सूची 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है? PSU कंपनी है। PSU कंपनी की बात कर रहे हैं, है ना। और जो अगले 500 फॉर्च्यून इंडिया में आने वाले हैं, देखिए बेल, HL, IRCTC ऑलरेडी है, काफ़ी वैल्यूएशन कंपनी है। अभी जो है वो REC PDCL ये कंपनी, REC मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी, ऐसा अगर कारपोरेशन है, इसको देख लीजिए। REC PDCL यानी REC पावर डेवलपमेंट कंसल्टेंसी लिमिटेड। REC का मतलब होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, उसका पावर वाला। ठीक है जी, ये देखिए जो गांव-गांव में बड़े बड़े खंभे लगाए जाते हैं, है ना, उसी के बारे में। तो ये जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है और ये 500 में सूची में आ चुका है। यह कंपनी
ऊर्जा क्षेत्र में परामर्श और विद्युत वितरण से संबंधित परियोजना का कार्य करता है। इस सूची में उन कंपनियों को शामिल किया गया है जो फॉर्च्यून 500 की सूची में आने की दिशा में अग्रसर है, यानी भारत की तेजी से उभरती कंपनियां हैं। भारत की तेजी से उभरती कंपनी है और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा टर्नओवर होने वाला है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला एआई संचालित अस्पताल रोबोट लॉन्च किया है? एआई मतलब आप सभी को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कर रहे हैं। मानव के दिमाग से भी ज़्यादा दिमाग हो गया है। जैसे आजकल आप लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी जो है वो एआई आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ही सारी चीज़ें आपको उत्तर देती है। और ये जो अस्पतालों में जो इसका यूज़ है वो ऑपरेशन में यूज़ हो रहा है, फिजियोथेरेपी में यूज़ हो रहा है, रिकवरी में यूज़ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रहा है। और इसको जो कंपनी ने यूज़ किया उसको जेन रोबोटिक्स ने अस्पतालों में यूज़ करना चालू कर दिया है। जेन रोबोटिक्स नामक कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित अस्पताल रोबोट लॉन्च किया है जिसका नाम जी गैटर है। इसको नाम याद रखिए, जी गैटर, ठीक है। यह रोबोट मरीजों के फिजियोथेरेपी और पुनर्वास में सहायता करता है। फिजियोथेरेपी और पुनर्वास रिहैबिलिटेशन में सहायता करता है। इसका उद्देश्य क्या है? स्मार्ट हेल्थ केयर, जो अस्पतालों में जो मरीजों के देखभाल के लिए उसके पेरेंट्स रहते हैं उसके जगह में ये एआई तकनीक आप लोग की मदद करेगा। दूसरा है पैरालिसिस और पोस्ट सर्जरी रिकवरी भी काफ़ी मदद करने वाला है यह जो रोबोट है वो। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में ब्रह्मोस एरोस्पेस टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी टेस्टिंग होती है, जितना भी बनता जाता है उसकी टेस्टिंग होती है। क्या बिना टेस्ट करे हम उसको डिप्लॉय नहीं कर सकते? तो उसके लिए टेस्ट के लिए एक जगह निर्धारित की गई, जगह नहीं मतलब फैसिलिटी उद्घाटन किया गया। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। मुझे ये जानकारी दो, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है या कानपुर है? चलो मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है या कानपुर है? ऐसा बोलता हूँ तो तुरंत स्टॉप करके बताना है यार, है ना। भारत सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में ब्रह्मोस एरोस्पेस टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। यह फैसिलिटी भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने, आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम है। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मैं बताया था कि भारत और रूस के द्वारा इसको वो किया गया है और ब्रह्मपुत्र और मास्को नदी के नाम पर पड़ा है। एक चीज़ और बता दूं, भारत सरकार में रक्षा मंत्री कौन है? अभी बताओ। रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह जी हैं। कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। और राजनाथ सिंह के ही वो क्या है, एमपी है, सांसद है, और इन्हीं का सांसदीय क्षेत्र है लखनऊ। लखनऊ जो है इन्हीं का सांसदीय क्षेत्र है, इसीलिए रक्षा मंत्री जी ने अपने क्षेत्र में इसका मतलब उद्घाटन किया है। ठीक है, याद करने में इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य ने पहली बार कला संस्कृति मोबाइल संग्रहालय शुरू किया है? मतलब समझ रहे हो आप, कला संस्कृति मोबाइल संग्रहालय। छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों देख रहे हो, और ये आपके छत्तीसगढ़ ही राज्य है जो मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा हमारी गाड़ी, ऐसे ऐसे टुक 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 टुक, और हर जगह आपकी कला संस्कृति का प्रचार प्रसार करेगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने यह विकास किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों और स्कूलों तक कला संस्कृति को पहुंचाने के लिए भारत का कला संस्कृति मोबाइल संग्रहालय लॉन्च किया गया है। भारत का पहला, माफ कीजिएगा, भारत का पहला कला संस्कृति मोबाइल संग्रहालय। मोबाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। जो आप लोग मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हो ना, वो एक अलग मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, मोबाइल का मतलब गाड़ी होना, और गाड़ी जो है एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। कहाँ कहाँ जाएगा? गाँव में जाएगा, स्कूलों में जाएगा, और वहाँ आपकी संस्कृति को बताया जाएगा। पंडुम क्या होता है, युवा गृह क्या होता है, कर्मा नृत्य क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। यह संग्रहालय एक मोबाइल वैन के रूप में तैयार किया गया है जो गांवों और स्कूलों में जाकर छात्रों को लोक कला, इतिहास, संस्कृति, धरोहर, हमारे नेता, हमारे नगरी, हमारे कवि, उन सभी के संघर्ष को बताया जाएगा। हमारी संस्कृति को बताएगा। गेड़ी कैसे चढ़ना है वो सिखाया जाएगा। समझ रहे हो? हरेली कैसे मनाते हैं, तीजा पोला कैसे मनाते हैं, बैला कैसे चढ़ते हैं, ये सभी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 16,
किसने हाल ही में 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज गंगटोक सिक्किम में फहराया? सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। पहला फैक्ट। 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया कौन? आपके मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग कहाँ के मुख्यमंत्री हैं बताओ भाई? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी कौन है? गंगटोक। ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, आपको बताना है। आइजोल। आइजोल। आइजोल बोलते हैं, आइजोल ये कहाँ, कौन से राज्य की राजधानी है? चलो मुझे बताओ, आइजोल कौन से राज्य की राजधानी है? नॉर्थ ईस्ट है ना? मैं कमेंट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग के बारे में जानिए। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग ने गंगटोक में 100 फीट ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन किया है, जो राज्य की एकता और देशभक्ति का प्रतीक है ना? हमारे पता है ना, सिक्किम को हम लोगों ने भारत में 1947 में नहीं मिलाया है, उसके बाद मिलाया है। उसके बाद सिक्किम हमारे साथ है, पहले वहाँ राजाशाही चलता था। कितनी शानदार चीज़ है। अब भारत की राष्ट्रीय ध्वज इतना 100 फीट का, वो भी नॉर्थ ईस्ट की कंट्री, नॉर्थ ईस्ट की राज्य कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। यह कदम राज्य में राष्ट्र गर्व और युवाओं में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। समझ रहे हो कितने जवान अपने मुख्यमंत्री साहब हैं? ऐसी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किसने ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किया है बताओ? ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, इसको आप ये कह सकते हो वैश्विक आयुर्वेदिक, ठीक है, वैश्विक आयुर्वेदिक त्योहार 2025 का उद्घाटन किसके? हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन में क्या हो रहा है भाई? इस महोत्सव में 500 प्लस आयुर्वेदिक विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य आयुर्वेदिक को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करना, आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली के साथ एकीकरण करना। देखो वर्तमान में आयुर्वेदिक का, एलोपैथिक का और होम्योपैथिक का, तीनों का अपना इंपॉर्टेंस है। 3 प्रक्रिया होती है। एलोपैथी, मुझे स्पेलिंग नहीं पता लेकिन मैं जानता हूँ, इसको डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है दवाइयाँ। आयुर्वेदिक होता है ना? आयुर्वेदिक भी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है उनके द्वारा लिखा जाता है। और एक होता है होम्योपैथी, होम्योपैथी डॉक्टर द्वारा भी लिखा जाता है। आयुर्वेदिक में जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन होता है, जो थोड़ा कभी कभी हार्मफुल भी होता है, मतलब साइड इफेक्ट होता है, लेकिन ठीक जल्दी होता है। आयुर्वेदिक में होता है जड़ के सहित ठीक, समय लगता है लेकिन जड़ से ठीक होता है। उसी प्रकार होम्योपैथी भी 3 अलग अलग होता है, और भी अलग अलग होंगे लेकिन 3 ज़्यादा मेजर चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 14 मई 2025 को भारत के 52वें, कौन से क्रम का भैया? 52वें न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, वो 52वें न्यायाधीश का क्रम चल रहा है, जिसमें संजीव खन्ना साहब तो रिटायर्ड हुए, उसके अगले जो आए वो हमारे न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई साहब हैं। ये इनके बारे में जानिए। ये भारत के पहले फर्स्ट बौद्ध बौद्ध धर्म को मानने वाले बौद्ध न्यायाधीश हैं। पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश हैं और दूसरे सेकंड दलित न्यायाधीश हैं। दलित मतलब शोषित वर्ग से जो आते हैं या फिर एससी वर्ग से जो आते हैं उनको कहा जाता है। ये हमारे 52वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका ध्यान रखेंगे। और संजीव खन्ना साहब रिटायर्ड हुए हैं। ठीक है, न्यायमूर्ति भूषण आर गवई ने 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अब शपथ लिया तो शपथ कौन दिलाया जाता है, किन के द्वारा दिलाया जाता है, ये भी जानिए। भारत के दूसरे दलित सीजेआई हैं, दूसरे दलित सीजेआई और पहले बौद्ध है। ठीक है, सीजेआई का कार्यकाल सीमित होता है। उनकी नियुक्ति भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है भैया? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू। और शपथ किनके द्वारा दिलाया जाता है बताओ? राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाया जाता है। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। अगर राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है 5 साल में, तो उनको कौन शपथ देते हैं? राष्ट्रपति को बताओ। यही हमारे चीफ जस्टिस साहब। तो एक दूसरे को शपथ दिलाया जाता है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति न्यायमूर्ति को शपथ दिलाएंगे, न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, जैसा जिसका कार्यकाल होता है ना? शानदार जानकारी। चलो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो भाई। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए अधिकतम कितने लाख रुपए से के कैशलेस उपचार की घोषणा की है?
देखिए, सड़क दुर्घटना होता है तो हम लोग एक दूसरे की मदद करने में हिचकिचाते हैं। इसी चीज़ को प्रोत्साहन के लिए कुछ राशि भी दी जाती है, 10-20 हज़ार रुपए भी दिया जाता है मददगार को, जिसको सड़क वीर या मदद वीर कहा गया है। अब क्या है, अगर सड़क दुर्घटना में तुरंत पैसे नहीं होते हैं, कोई कहीं जाता है, तो उसके इलाज के लिए भारत सरकार इतना बेहतर कदम 75 साल बाद ले पाई है। 75 साल बाद इतना बेहतर कदम ले पाई है और 75 साल बाद ये घोषणा की है कि 1.5 लाख रुपए का हम जो है कैशलेस, कहा भाई, कैशलेस इलाज देंगे, उन लोगों को देंगे जो सड़क में दुर्घटना हो जाएँगे। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएँ भारत में होती हैं, क्योंकि लोग यहाँ के हेलमेट नहीं लगाते हैं। आप लगाते हो हेलमेट? नहीं लगाते ना, गलत बात। तो हेलमेट लगाने से यहाँ पे क्या होगा कि सड़क दुर्घटना में कमी होगी। उसके बावजूद भी नहीं सुधरे तो 1.5 लाख रुपए की राशि आपको इलाज कराने के लिए दी जाएगी जब आप लोग हाथ-पैर तुड़वा दोगे, ठीक है? कैशलेस इलाज देने की घोषणा की गई। इस योजना का उद्देश्य सड़क हादसों के शिकार लोगों को इलाज में मिल सके, उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ ना पड़े। भाई आप तो गए, है ना? आपका हाथ पैर टूट गया, तो परिवार पे ही बोझ आना है ना? इसीलिए आर्थिक बोझ ना हो, इसलिए 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, दी जाएगी। यह पहल स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से दिया गया है। इतना अच्छा प्रयास भाई अभी 75 साल बाद दिमाग क्यों आता है यार भारत सरकार के लोगों को? पहले आना चाहिए, कई लोग की जान बच जाती। भारत में हर साल 1.5 लाख लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत होती है। किसी के परिवार के अंश रहे होंगे, है ना? 1.5 लाख लोग। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस देश ने यात्रा सुरक्षा बढ़ाने के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है? जो आप लोग का पासपोर्ट है, जो आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है, तो आप लोग बनवा सकते हो ऑनलाइन। इसका वो होता है 1000-1500 का फीस लगता है, बिना दलाल के बना सकते हो आप लोग खुद अपने से, और विदेश जा सकते हो घूमने के लिए। तो अब क्या, भारत ने ई पासपोर्ट सेवा लॉन्च की है। भारत ने, है ना? तो कौन सा देश है चिप आधारित? भारत ने। भारत में रहते हो क्या यार? भारत ने हाल ही में यात्रियों की सुरक्षा और पहचान सत्यापन को मजबूत बनाने के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है। इस पासपोर्ट में एक एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक चिप होगी, जिसमें यात्री की सारी जानकारी डिजिटल रूप में संग्रहित होती है। इससे फर्जीवाड़े को रोका जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुरक्षित और तेज बनाया जा सकता है। भारत का पहला इस पासपोर्ट 2017 में ट्रायल के रूप में लॉन्च किया गया था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैं आपको 20 क्वेश्चन देने की प्रॉमिस किया था, जो कि 30 मिनट में, अभी हमारा वीडियो 32-33 मिनट का हो चुका है। यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? बताओ। सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? देखो, रेलवे स्टेशन तो बहुत हैं, आपके नगर में भी होंगे, रायपुर, भिलाई और भी जगहों पे, बिलासपुर में, लेकिन सौर ऊर्जा संचालित आपके नहीं होंगे। तो सौर ऊर्जा संचालित जो है गुवाहाटी में है। गुवाहाटी असम में पड़ता है। असम की राजधानी क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। असम की राजधानी क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गुवाहाटी। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित है। इस स्टेशन पर 700 किलोवाट की सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, जिसमें स्टेशन की सभी विद्युत आवश्यकताएं पूरी की जा रही है। यह कदम हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रेलवे के कार्बन फुटप्रिंट को खत्म करने या कम करने के लिए किया जा रहा है। गुवाहाटी असम की प्रमुख शहर है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन राजधानी नहीं है। लेकिन राजधानी नहीं है, फिर बोल रहा हूँ, असम की राजधानी गुवाहाटी नहीं है। क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और गुवाहाटी कौन सी नदी के किनारे बसा है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। एक चीज और, कार्बन मुक्त होना है हमारे देश को कौन से साल तक? 2070 तक। इसको और डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। आपको टॉप 20 क्वेश्चन के बजाय हमने टॉप 21 क्वेश्चन दिए हैं। डेफिनेटली आपको आने वाले एग्जाम, एडीओ, एडीआई, रेलवे, एनटीपीसी, सभी एग्जाम में काम आने वाले हैं, है ना? मेरी ऐसी उम्मीद है। कोई भी क्वेश्चन में कमी रह गई होगी तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगा होगा तो जाने से पहले लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।